गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक पेज 226 पर है पॉपुलेशंस। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या होता है? एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप जो कि एक ही हैबिटेट में रहता है, उसको हम कहते हैं पॉपुलेशंस। पॉपुलेशन से जैसे इंडिविजुअल के अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं यानी कि विशेषताएं होती हैं, उसी तरह से पॉपुलेशन की भी अपनी विशेषताएं यानी कि एट्रीब्यूट्स होते हैं। पॉपुलेशन की एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? जैसे कि देखो क्या लिखा है, इन नेचर वी रेयरली फाइंड आइसोलेटेड सिंगल इंडिविजुअल्स ऑफ एनी स्पीशीज, मेजॉरिटी ऑफ देम लिव इन ग्रुप्स in well-defined geographic areas, share or compete for similar resources, potentially interbreed and thus constitute a population। तो पहली लाइन में इन्होंने एक डेफिनेशन दी है पॉपुलेशन की कि एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म का वो ग्रुप जो कि एक डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में रहते हैं, शेयर करते हैं सेम रिसोर्सेज को या उनके लिए compete करते हैं, आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। तो ये जो टर्म है इंटरब्रीडिंग या इनब्रीडिंग, तो वो आपस में कर भी सकते हैं, वो नहीं भी कर सकते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कि एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको दूसरे पेरेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आपस में ब्रीड वो कर भी सकते हैं और वो नहीं भी कर सकते हैं। तो जरूरी नहीं, ये जो ब्रीडिंग वाला कंसेप्ट है, जरूरी नहीं कि उपयोग हो ही, है ना, वो सिर्फ साथ में रह रहे हैं इतना भी हो सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने क्या क्या दिए, ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन अ वेटलैंड, rats in an abandoned dwelling, teakwood trees in a forest tract, bacteria in a culture plate and lotus plant in a pond are example of population। ठीक है। कॉर्मोरेंट क्या होता है? कॉर्मोरेंट एक मैमल है जो कि वेटलैंड में पाया जाएगा। अब ये सारे जो एक वेटलैंड यानी कि दलदली इलाके में पाए जाएंगे, सब एक ही पॉपुलेशन है, ठीक है। रेट्स इन एबंडेंट ड्वेलिंग, एक खंडर में रहने वाले सारे चूहे, वो भी एक पॉपुलेशन है। टीकवुड फॉरेस्ट यानी कि सागौन के पेड़ों का एक समूह जो कि जंगल में पाया जाता है, वो भी एक पॉपुलेशन है। एक कल्चर प्लेट पर बैक्टीरिया जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो भी एक पॉपुलेशन है। एक पॉन्ड यानी कि तालाब में उगने वाले बहुत सारे लोटस प्लांट, वो भी एक पॉपुलेशन है। तो इन अर्लियर चैप्टर यू हैव लर्न दैट ऑल्दो एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज द वन दैट हैज टू कोप विद द चेंज एनवायरमेंट, पॉपुलेशन लेवल दैट नेचर सिलेक्शन ऑपरेट्स। पॉपुलेशन के लेवल पर नेचर ऑपरेट करती है। कैसे ऑपरेट करती है? कि सपोज करो एक पॉपुलेशन है जिसमें कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं। अगर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो इस पॉपुलेशन में कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो एडेप्ट कर लेते हैं और कुछ होते हैं जो एडेप्ट नहीं कर पाते। तो जो एडेप्ट कर लेते हैं वो सर्वाइव करते हैं, जो एडेप्ट नहीं करते वो पेरिश हो जाते हैं यानी कि खत्म हो जाते हैं। तो नेचर इस तरह से सिलेक्ट करती है। अब आगे आने वाली जो जनरेशन है वो किसकी होंगी? जो सेलेक्ट हुए थे उनकी होंगी, क्योंकि उन्होंने ही सरवाइव किया और वो रिप्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हुए? सक्सेसफुल हुए। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ इकोलॉजी बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन किसके साथ जुड़ा हुआ है? पॉपुलेशन जेनेटिक्स के साथ और इकोलॉजी के साथ। ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये बात को हमें कहना चाह रहे हैं। अब पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या हैं? एक इंडिविजुअल से वो एट्रीब्यूट्स अलग होते हैं। जैसे कि एक इंडिविजुअल की बर्थ और डेथ होती है यानी कि जन्म और मृत्यु होती है, लेकिन पॉपुलेशन में जन्म और मृत्यु ना होकर जन्म दर और मृत्यु दर होती है, जिसको कि हम बर्थ रेट और डेथ रेट कहते हैं। बर्थ रेट और डेथ रेट, ठीक है। बर्थ रेट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ बर्थ्स पर 1000 ऑर्गेनिजम्स पर यूनिट टाइम। जैसे बर्थ रेट ह्यूमन बींग्स में हम कैसे पता लगाते हैं कि कितने जन्म हुआ प्रति 1000 व्यक्ति, ठीक है, प्रति समय की दर क्या तय करते हैं? पर ईयर। एक साल में प्रति 1000 व्यक्ति कितने लोगों का जन्म हुआ, वो क्या कहलाती है? जन्म दर। उसी तरह से मृत्यु दर क्या कहलाती है? नंबर ऑफ डेथ कितनी हुई 1000 लोगों में, एक साल में, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी डेथ। बर्थ रेट को एक नाम और देते हैं नेटेलिटी, और
डेथ को कहते हैं मॉर्टेलिटी। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? ये कि कोई पॉपुलेशन को स्टडी करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है या घट रहा है। जैसे कि अगर एक एग्जांपल लें कि एक जंगल का इलाका है बहुत ही बड़ा, सपोज करो कि कई स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और उसमें हमें ये पता लगाना है कि एक स्पीशीज के कितने जानवर हैं। सपोज टाइगर की काउंटिंग करनी, तो वो ये जो प्रोसेस है इस किस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि एक साल में जितनी ओरिजिनल पॉपुलेशन थी टाइगर की, उसमें कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है ना, और कितनों की डेथ हुई। तो इस तरह से हम पॉपुलेशन को स्टडी कर रहे हैं। देखो यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए, अलग अलग स्पीशीज के हिसाब से अलग अलग होते हैं। इफ इन अ पॉन्ड देयर आर 20 लोटस फ्लावर लास्ट ईयर एंड थ्रू रिप्रोडक्शन 8 न्यू प्लांट्स आर एडेड टेकिंग करंट पॉपुलेशन टू 28। तो बर्थ रेट क्या हुई? 8 नए लोटस प्लांट आए, ओरिजिनल पॉपुलेशन थी 20 की, तो ये क्या हुई हमारी? ये हुई हमारी बर्थ रेट। इसको अगर डिवाइड करें तो हमारे पास बर्थ रेट आ जाएगी। इसी तरह से डेथ रेट भी है। 4 इंडिविजुअल्स इन द लेबोरेटरी, पॉपुलेशन ऑफ 40 फ्रूट फ्लाई डाइज। तो 40 की पॉपुलेशन में से 4 मर गए, तो एक साल में जो उसकी डेथ रेट होगी वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे अनदर एट्रीब्यूट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पॉपुलेशन इज सेक्स रेशियो। तो मोर्टेलिटी और नेटेलिटी के बाद आता है सेक्स रेशियो। दो अलग अलग जो जेंडर्स पाए जाते हैं, मेल और फीमेल, उनमें आपस में रेशियो क्या है? जैसे कि इंडिया में हम ये देखते हैं कि मेल्स की संख्या फीमेल्स की संख्या से ज्यादा है, तो इसीलिए इंडिया में क्या लेते हैं कि पर 1000 मेल्स हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सेक्स रेशियो। An individual is either a male or female, but a population has a sex ratio. Example: 60% of the population are males, 60% are females and 40% are males. तो ये एक एग्जाम्पल दिया है। अलग अलग एज के लोगों का अगर हम स्टडी करें और उसको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दें, तो उसको हम कहते हैं एज पिरामिड। ये एज पिरामिड क्या होता है? इसको 13.4 फिगर में दिखा है। तो अगला जो टॉपिक है वो है एज पिरामिड। एज पिरामिड क्या होता है? किसी भी पॉपुलेशन में हर तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कुछ यंग होते हैं, कुछ मिडिल एज होते हैं, कुछ ओल्ड एज होते हैं। तो अगर हम ये करें कि हर एक एज ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म है उनकी संख्या का पता लगाएं और उस संख्या को रिप्रेजेंट करें एक बार के माध्यम से और उससे एक पिक्चर बना दें, तो उसे एज पिरामिड कहेंगे। जैसे सपोज करो कि अगर किसी पॉपुलेशन में जो कम एज के लोग हैं उनकी संख्या है 100, और इसके बाद अगर इससे ज्यादा एज के जो लोग हैं यानी कि मिडिल एज के लोग हैं उनकी संख्या है 500। ठीक है, और जो बूढ़े लोग हैं उनकी संख्या कितनी है? उनकी संख्या भी है 100। यानी कि ये जो बार है इसकी जो चौड़ाई है वो किस बेस पे? संख्या के बेस पर है। तो अगर इस तरह का पिरामिड बनता है जिसमें कि मिडिल एज वाले जो लोग हैं जिनकी संख्या सबसे ज्यादा है, ऊपर वालों की यानी बूढ़े लोगों की संख्या कम है, और नीचे जो कम एज वाले लोग हैं उनकी संख्या भी कम है, तो इस तरह से भी एक पिरामिड बन सकता है। देखो कुछ पिरामिड के एग्जांपल इन्होंने 13.4 फिगर में दिखाए। सबसे पहला वाला जो पिरामिड है, इस पिरामिड को देखो, इसमें जो प्री रिप्रोडक्टिव एज है इसके ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा है। इसके बाद अगली जो ग्रुप है जिसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव, उनकी संख्या है कम, और सबसे बाद में आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, उनकी संख्या है सबसे कम। ठीक है, अब ये वाली जो पिरामिड है जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव वालों की संख्या सबसे ज्यादा होती है, ऐसी प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि जिन्होंने अभी रिप्रोडक्शन की एज में जो अभी नहीं आए, यानी कि जो यंग एज है उनकी संख्या
संख्या सबसे ज्यादा जिसमें होती है रिप्रोडक्टिव होती है, जो कि रिप्रोडक्शन के एज में आते हैं, यानी कि वो उनके रिप्रोडक्शन के जो ऑर्गन्स है वो फंक्शनल है। तीसरे में आते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव, यानी कि जिनकी रिप्रोडक्शन की एबिलिटी हो चुकी है खत्म। रिप्रोडक्शन को इतना महत्व इसलिए दिया गया, इसीलिए उसके बेसिस पर क्लासिफाई किया गया, क्योंकि उसी के आधार पर पॉपुलेशन का साइज घटता है बढ़ता है। ठीक है, अब ये वाली साइज देखो, जब इतने सारे ऑर्गेनिज्म इस वाली स्टेज में आएंगे कुछ समय के बाद, सेकंड स्टेज में, यानी कि रिप्रोडक्शन में जब ये आएंगे तो पॉपुलेशन का साइज ऑटोमेटिकली ज्यादा होगा, इसीलिए ऐसी वाली पॉपुलेशन को कहते हैं एक्सपेंडिंग। ठीक है, प्री रिप्रोडक्टिव जिसमें सबसे ज्यादा होता है, जो कि फ्यूचर में और एक्सपेंड होने वाली है, क्योंकि ये सब रिप्रोडक्शन वाले फेज में आने वाले हैं और इसीलिए उसको एक्सपेंडिंग कहते हैं। इसका एग्जांपल कौन सी पॉपुलेशन हुई? इसका एग्जांपल हुआ इंडिया और चाइना। ठीक है, जहां पर पॉपुलेशन लगातार एक्सपेंड हो रही है, या एक तरह से हम कहें तो वहां पर जनसंख्या विस्फोट होने वाला है। इसके बाद अगला दिया है स्टेबल। स्टेबल वो होता है जिसमें कि प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों की संख्या लगभग बराबर है। प्री रिप्रोडक्टिव और रिप्रोडक्टिव दोनों की संख्या लगभग बराबर जिसमें होती है, उसको हम कहते हैं स्टेबल। यानी कि जब ये ऑर्गेनिज्म यहाँ आएंगे, रिप्रोडक्शन वाले फेज में एंटर करेंगे, तो भी पॉपुलेशन का साइज लगभग उतना ही रहेगा, क्योंकि उनकी संख्या भी उतनी ही। तो इसका एग्जांपल है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका। अब आती है बात किसकी? डिक्लाइनिंग की। डिक्लाइनिंग के केस में क्या होता है कि ये वाली जो पॉपुलेशन है, जिसको हम प्री रिप्रोडक्टिव कहते हैं, इसकी संख्या रिप्रोडक्टिव से कम होती है। इसीलिए जब ये रिप्रोडक्टिव वाले फेज में एंटर करेंगे, तो उसके बाद पॉपुलेशन का साइज घटने के चांस है, यानी कि धीरे धीरे वो घट जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लाइनिंग। इसका एग्जाम्पल है जापान, और भी कई यूरोपियन कंट्रीज हैं जहां पर पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होती जा रही है। तो ये एज पिरामिड के 3 एग्जांपल्स हैं, एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। इसके बाद आती है बात आगे कि साइज ऑफ पॉपुलेशन टेल्स अस अ लॉट अबाउट इट्स स्टेटस इन द हैबिटेट। Whatever ecological process we wish to investigate in a population, outcome of competition with another species, impact of a predator और effect of a pesticide application। तो इससे हमें क्या पता लगता है? पॉपुलेशन साइज के कंटेक्स्ट में हम हमेशा बात करते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हमारे पास एक पॉपुलेशन है जिसमें 50 ऑर्गेनिज्म हैं, और हम ये पता लगाना चाहते हैं कंपटीशन विद अनदर स्पीशीज। इसके कंपटीशन में सपोज दूसरी कोई स्पीशीज आती है, उसमें भी उतने ही ऑर्गेनिज्म, तो हम क्या देखना चाहते हैं? कौन सी ज्यादा सक्सेसफुल हुई। तो वो कैसे पता लगाएंगे कि इसकी संख्या में कितना फेरबदल हुआ? 50 वाली जो थी वो घटी या बढ़ी, तो उसका कंपटीशन का उस पर क्या असर पड़ा। या फिर दूसरा है इम्पैक्ट ऑफ अ प्रेडेटर। यहाँ पर कोई प्रेडेटर आके रहने लगा, उस प्रेडेटर ने इन 50 की संख्या को कितना कम किया, यानी कितना उसने उन्हें नष्ट किया। तो वो किससे पता लगेगा? उसकी संख्या के कम होने से। या फिर इफेक्ट ऑफ पेस्टिसाइड एप्लीकेशन। ये किसमें आता है कि अगर यहाँ पर 50 मॉस्किटोज रह रहे थे और हमने कर दिया उनके ऊपर कोई इंसेक्टिसाइड का स्प्रे, तो मरने के बाद कितने मॉस्किटोज बचे, तो वो क्या पता चलेगा कि वो पेस्टिसाइड कितना इफेक्टिव था। तो पॉपुलेशन के साइज से हम इन चीजों का पता लगाते हैं। अब पॉपुलेशन का साइज किस तरह से पता लगाया जाता है? पॉपुलेशन को हर बार गिना ही जाए, ये संभव नहीं है ना, ये संभव नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन अलग अलग तरह की होती है। जैसे साइबेरियन क्रेन्स का एग्जांपल दिया है। साइबेरियन क्रेन्स जो हैं वो 10 भी आते हैं भारतपुर के वेटलैंड्स में। वेटलैंड्स कहते हैं दलदली इलाकों को। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनकी संख्या इतनी कम नहीं होती कि 10 हैं या 20 हैं जिनको आराम से गिना जा सके।
उनकी संख्या मिलियंस में होती है। जैसे कि एग्जांपल दिया क्लैमाइडोमोनास इन अ पॉन्ड। क्लैमाइडोमोनास क्या है, एक ग्रीन एल्गी है जो कि पॉन्ड में पाई जाती है। अगर हमसे कहा जाए पॉन्ड में पाई जाने वाली एल्गीज को काउंट करो तो वो संभव नहीं है, तो इसीलिए उसका क्या लिया जाएगा, उसका लिया जाएगा पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर ये एरिया बहुत बड़ा है या संख्या बहुत ज्यादा है ऑर्गेनिज्म की, तो उसके केस में हम पॉपुलेशन डेंसिटी लेते हैं। उससे हमें एक अंदाजा मिल जाता है कि लगभग इतना ऑर्गेनिज्म इतने एरिया में मिल रहा है। ठीक है, तो इसको डेजिग्नेट कैसे किया है, एन से डेजिग्नेट किया है। नीड नॉट नेसेसरीली बी मेजर्ड इन नंबर्स ओनली, ऑल्दो टोटल नंबर इज जनरेटेड जनरली द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेजर ऑफ population density. It is in some cases either meaningless or difficult to determine. In an area, if there are 200 Parthenium plants, 200 Parthenium plants. Parthenium plants कौन से होते हैं, गाजर का। 200 Parthenium plants, but a single huge banyan tree with large canopy. वन banyan ट्री, एक बरगद का पेड़ जिसका जो फैलाव यानी कि कैनोपी है वो बहुत ही बड़ी है। तो अब तुम खुद ही सोच सकते हो कि उस इलाके में 200 जो गाजर घास के पेड़ हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, banyan ट्री की कम है, लेकिन उस हैबिटाट में ज़्यादा इम्पैक्ट किसका होगा, उसमें इम्पैक्ट किसका होगा, इसका banyan ट्री का। क्यों, क्योंकि उसका जो बायोमास है उस एरिया में वो बहुत ही ज़्यादा है। बायोमास का मतलब होता है ड्राई वेट, वो उन 100 प्लांट्स या 200 प्लांट्स के का जो कलेक्टिव वेट है उससे वो ज़्यादा होगा। तो बात इम्पोर्टेंस की होती है, हमेशा सिर्फ नंबर ही इम्पोर्टेंट नहीं होता। इसके बाद आता है टोटल नंबर इज अगेन नॉट एन एडॉप्टेबल मेजर इफ द पॉपुलेशन इज ह्यूज एंड काउंटिंग इज इम्पॉसिबल और टाइम कंज्यूमिंग। जैसे कि इन्होंने अभी अभी एग्जाम्पल दिया था क्लैमाइडोमोनास का, तो उसी तरह से पेट्री प्लेट में बैक्टीरिया को काउंट करना पॉसिबल नहीं है। तो बैक्टीरिया की डेंसिटी कैसे पता लगाते हैं, CFU यानी कि कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। सपोज करो ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में एक वाटर सॉल्यूशन है, वाटर के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और इसकी कुछ ड्रॉप्स लेकर हम क्या करते हैं, इस पेट्री प्लेट पर लगा देते हैं। फिर ये बैक्टीरिया इस पेट्री प्लेट पर आकर इसके मीडियम पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो सॉल्यूशन था बैक्टीरिया का, इसमें कितने बैक्टीरिया थे पर ml या पर 100 ml। तो वो हम कैसे पता लगाते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स कितनी है इसके अंदर, यानी कि इसका वाटर इधर आकर कितनी कॉलोनी को फॉर्म कर सकता है ना, पर 100 ml ऑफ वाटर। उससे इसकी बैक्टीरियल डेंसिटी का पता लगा जाता है। तो इस सॉल्यूशन में कितने कॉलोनी बनाने की क्षमता है पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स। इसी तरह से वायरस का कैसे पता लगाते हैं, प्लाग फॉर्मिंग यूनिट्स यानी कि PFU। वायरस का कैसे पता लगाते हैं, प्लाग फॉर्मिंग यूनिट्स यानी कि PFU। इसके बाद sometimes for certain ecological investigation there is no need to know the absolute population densities, relative densities serve the purpose really well। तो इसका मतलब रिलेटिव का एग्जांपल दिया इन्होंने फिश का, कि सपोज एक झील है और उस झील में बहुत सारे मछलियां प्रेजेंट हैं, तो उससे क्या करते हैं, हर साल कोई पकड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इस सीजन में हमने 100 मछलियां पकड़ी, अगले सीजन में हमने 50 मछली पकड़ी। ठीक है, तो इससे क्या पता लगा, अब उसने ऐसा तो नहीं कि पूरी झील की सारी मछलियों को काउंट कर लिया, उसने जितना सैंपल लिया था कि इस सीजन में हमने 100 लिया, तो वो इस बात का एक इंडिकेटिव था कि कितनी इसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। अगले साल 50 ही पकड़ में आई, इसका ये मतलब नहीं कि तालाब में 50 ही थी, इसका ये मतलब है कि उसमें संख्या जो थी वो कम होती है। तो ये तो एक तरह की रिलेटिव डेंसिटी है। इसके बाद
वी आर मोस्टली ऑब्लाइज टू एस्टिमेट पॉपुलेशन साइज इनडायरेक्टली। अब इनडायरेक्टली काउंट करने का एक तरीका और है, जैसे कि जानवर को देखे बिना पता लगाना कि कितने जानवर किसी हैबिटेट में पाए जाते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें, हाँ टाइगर का एग्जांपल इन्होंने यहाँ पर दिया है। टाइगर को पग मार्क से पता लगाते हैं। पग मार्क्स का मतलब होता है कि उसके पंजों के निशान से पता लगाया जाता है कि इस पूरे जंगल में कितने शेर या बाघ प्रेजेंट हैं। ठीक है, पग मार्क्स से पता लगाते हैं या फिर फीकल पैलेट से पता लगाते हैं। फीकल पैलेट से टाइगर के अलावा बियर यानी कि भालू का भी पता लगाया जाता है ना, कि उनकी जो फीकल मैटर होता है यानी कि पॉटी होती है, तो उससे क्या पता लगाते हैं कि किस इलाके में कितने जानवर पाए जाते हैं। जैसे कि भालू, जैसे कि शेर और जैसे हाथियों का जो झुंड होता है, तो झुंड जितना बड़ा होगा और जितने ज्यादा झुंड होंगे उतना ही ज्यादा फीकल मैटर मिलेगा। तो ये भी एक तरह के क्या होते हैं, ये सिंबल्स होते हैं। जैसे कि तुमने देखा होगा टीवी में प्रोग्राम्स आते हैं, तो उसमें पानी की किसी बॉडीज के पास जानवरों के पंजों के निशान देख के वो ये पता लगाते हैं कि यहाँ पर किस तरह के और कितने जानवर आते हैं पानी पीने, तो उससे एक संख्या का अंदाजा मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ, ये हम करेंगे कल।